आज जो चीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो तो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स है। और ओके सर। जो वेव ऑप्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ है वो रे ऑप्टिक्स के साथ साथ हुआ। न्यूटन साहब ने, when we are talking about Mr. Newton, तो न्यूटन was initially gave a corpuscular theory of light। ठीक है, न्यूटन ने किया क्या? न्यूटन ने जितने भी लाइट से रिलेटेड फिनोमेनास थे, illustrated all the phenomena associated with the light with the help of रे ऑप्टिक्स। ठीक बात है। अब ये रे ऑप्टिक्स की मदद से न्यूटन ने उस समय पे जितने भी फिनोमेना अगर करते, चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, चाहे वो डिस्पर्जन हो, इन सारे फिनोमेनास को न्यूटन ने इलस्ट्रेट किया, एक्सप्लेन किया। किसकी मदद से? रे ऑप्टिक्स की मदद से। और रे ऑप्टिक्स में भी उसने क्या किया? लॉज ऑफ ज्योमेट्री को यूज किया इस फिनोमेना को पढ़ने, समझने और एक्सप्लेन करने के लिए। और इसलिए इसको हम लोग लॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो रे ऑप्टिक्स ओके सर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और तुमने देखा भी होगा वहां पर ज्यादातर ज्योमेट्री के ही रूल्स तुमने लगाए थे, चाहे वो प्रिज्म के एग्जांपल्स हो, चाहे वो प्लेन सरफेसेस के एग्जांपल हो, इवन फॉर द पोर्शन ऑफ lenses, you applied simply all the laws associated with the geometry in order to derive the result, in order to obtain all the expressions over there mathematically. But at the same time, when Newton was trying to explain these phenomena, and he was also a supporter of something which he named it as corpuscular theory of light। बच्चों, इसके साथ साथ उसने एक और फिनोमेना के ऊपर बात करी जिसका नाम उसने रखा कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। यानी लाइट इज ट्रैवलिंग इन फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एंड ही नेम्ड दीज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लाइट एज कॉर्पस्क्यूल्स। अब एक व्यू पॉइंट 1600 और 1700s में ये चला, 1660 से लेकर 1740s तक का एक ये व्यू पॉइंट था जिसको आप कहते हैं न्यूटन्स का व्यू पॉइंट एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का डेवलपमेंट। अब जब उसने, न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट या कॉर्पस्क्यूल के साथ, तो पीपल वांटेड टू सी वेयर द कॉर्पस्क्यूल्स आर, वेयर दीज पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर। But Newton at that event of time could not gave any experimental proof of these corpuscles। अब चूंकि उस समय कोई कॉर्पस्क्यूल का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था किसी के पास, ना न्यूटन के पास या किसी और फिजिसिस्ट के पास, स्लोली एंड स्लोली दिस थ्योरी विल डाई आउट। जैसे जैसे टाइम आगे प्रोग्रेस करेगा ना, ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट डाई आउट करने लग जाएगी। वहीं पर एक और सज्जन है, एक और फिजिसिस्ट है जिनका नाम है ह्यूजेंस। And Huygens is a supporter of wave theory of light। अब ह्यूजेंस सपोर्टर है वेव थ्योरी ऑफ लाइट का, और ह्यूजेंस अपने कुछ प्रिंसिपल्स, अपने कुछ स्टेटमेंट्स वो देगा जिससे वो वेव प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन करेगा इन एनी मीडियम। So what Huygens is going to do, Huygens is going to give certain principles, certain statements, and with the help of these statements, these principles, he will try to explain how a wave progresses or propagate in a medium। तो ये काम ह्यूजन करने वाला है।
और ह्यूजन के दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में, एक वेव थ्योरी ऑफ लाइट चल रही है। वो लाइट को कॉर्पस्क्यूल्स की तौर पर नहीं देख रहा है, वो लाइट को एज अ वेव देख रहा है। अच्छा, वेव कहने से होता क्या है? When I'm saying wave, wave generally is a term which is used to suggest a disturbance in a medium. तो वेव किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? इट्स अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड in any medium. And what does these disturbance do? These disturbances propagates energy in the medium. तो इस डिस्टरबेंस की मदद से आप एनर्जी का प्रोपोगेशन करते हैं, एनर्जी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब ह्यूजन की थ्योरी बेसिकली वेव प्रोपोगेशन की थ्योरी है, और वो ये सजेस्ट करेगा ह्यूजन कि भाई देखो, जो भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव कर रखा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। तो वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से जो तुमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव कर रखा है, उनको मैं अपनी थ्योरी से भी प्रूव कर सकता हूं। कैन ऑल्सो बी प्रूवन बाय ह्यूजन्स थ्योरी। तो अब ह्यूजन की थ्योरी, जो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिराइव किए हुए हैं, वो अपनी थ्योरी से उनको प्रूव करेगा। और वो अब यहां पर एक पैरेलल थ्योरी डेवलप कर रहा है, जो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार होगी कि लाइट इज अ वेव। तो अब पैरेलल में दो थ्योरी चलने वाली हैं कुछ दिनों तक। एक होगी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो न्यूटन साहब दे रहे हैं, और बेसिकली ये न्यूटन साहब की थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, लाइट को ट्रीटिंग एज अ पार्टिकल है। दूसरी है वेव थ्योरी, जिसका सूत्रधार, जिसको इनिशिएट कर रहा है ह्यूजन साहब, तो जिसको इनिशिएट कर रहे हैं ह्यूजन साहब, इनिशिएट कर रहे हैं, बाद में और भी चीजें आएंगी, तो वो हम लोग जैसे as we will progress we will keep talking about those theories। तो ह्यूजन साहब प्रोपोगेट करते हैं वेव थ्योरी, और उनका मानना है कि लाइट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेव। तो in the era of 1700s there will be a big fight between Newton and Huygens, where they are going to try to explain that whether the light is corpuscular or whether the light is a wave. So this is where the entire things are going to be set up. The stage will be set up for the wave theory of light. Now, Okay, sir. Now, what would happen eventually? The corpuscular theory will not gain any experimental evidence, so eventually this will come to an end. And since we will have certain experimental proofs supporting wave theory, such as Young's double slit experiment and Fraunhofer diffraction experiment, और इसके आगे चलते हुए पोलराइजेशन का एक्सपेरिमेंट, so all these experiments will support the wave theory of light, and hence eventually we will start treating light as a wave. So this will eventually be an outcome that is going to follow up. I hope this much point is clear to all of you. एक बात मैं यहां पे और क्लियर कर दूं, आपको पहल दिखेगा कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट हैज लॉस्ट इट्स ग्राउंड, अपना उसने एस्टैब्लिशमेंट को लूज कर दिया, उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। और न्यूटन साहब पहली बार
हिस्ट्री में गलत होते हुए दिखेंगे, कम से कम फिजिक्स के मामले में। ये 1700s और 1750s में दिखता है हम लोगों को। बट न्यूटन साहब अपने समय से इतने आगे थे कि उस समय हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही नहीं था कि जो लाइट के इस कॉर्पस्क्यूल या पार्टिकल नेचर को जजमेंट कर पाए, चेक कर पाए। बच्चों, हमें करीब करीब लगभग 200 साल लगेंगे 1887 में। एक एक्सपेरिमेंट होगा जिसका नाम है हेनरिच हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हेनरिच हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कब कंडक्ट हुआ है? ये 1887 में जाके कंडक्ट होता है। ऑल्सो नोन एज, मोर कॉमनली इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस इफेक्ट के आने के बाद वो इस बात को प्रूव करेगा कि लाइट कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल, यानी लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, एंड देन आइंस्टीन कॉल दोस पार्टिकल्स एज फोटॉन। तो सोचो ना, 1700 से 1900 न्यूटन साहब की अपनी थ्योरी अपने समय से 200 साल अहेड थी, 200 इयर्स अहेड था। उसको 200 साल लगे टेक्नोलॉजी को उतना डेवलप करके आने में कि आप उस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सके जहां पर मतलब न्यूटन साहब की सोच को पढ़ा जा सके। एंड दैट इज द रीजन व्हाई न्यूटन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ फिजिक्स। He was so much ahead of his time that it needed 200 years of technology to come up to produce such things where you can perform such experiment that can reach up to the level of the thinking of Newton. And that is why Newton is the most regarded physicist of our time. Is that clear to all of you? You need to understand what was going in the mind of physicists during the era of 1700s. वहां पर ह्यूजन साहब और उस समय के तमाम ऐसे फिजिसिस्ट लाइट को कैसा देखना चाह रहे हैं या कैसा देख रहे हैं, मैं जा सकूं उसका भी एक प्रिलूड दे दूं। ह्यूजन हो गए, थॉमस यंग हो गए, फ्रॉनहोफर हो गए, ये वो कुछ फेमस नेम है जो कि लाइट का वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। They all support wave nature of light. And how are they viewing this? How are they viewing this light? They are visualizing the light as a disturbance created in a medium so called as ether. वो कैसे लाइट को व्यू कर रहे हैं? लाइट वॉज व्यूड एज, लाइट को वो कैसे देख रहे हैं? लाइट वॉज व्यूड एज अ डिस्टर्बेंस। ठीक है, इन अ मीडियम कॉल्ड ईथर। तो बच्चों, एक ये उस जमाने में एक मीडियम ये लोग अज्यूम करते थे कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक मीडियम में, कैसे मीडियम में? जो कि टेस्टलेस है, इनविजिबल है। एक ऐसे मीडियम की परिकल्पना थी, एक ऐसे मीडियम की सोच थी। वी वर थिंकिंग, दे आर ऑल विजुअलाइजिंग दैट द एंटायर यूनिवर्स इज dipped in a medium called as ether. हर तरफ ईथर फैला हुआ है। तो जहां पर आप एयर देख रहे हो, वो एयर क्या है? वो उस एयर के अंदर, एयर भी मीडियम ईथर के अंदर है। तो एक इनविजिबल टेस्टलेस मीडियम की इमेजिनेशन है इन लोगों के दिमाग में। और इस मीडियम को क्या कह रखा है इन लोगों ने? ईथर का नाम दे रखा है। और ये कहते हैं कि जिस समय भी हम लाइट को व्यू कर रहे हैं तो लाइट इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन दिस पर्टिकुलर मीडियम दैट इज कॉल्ड एज ईथर। तो इस इमेजिनेशन के साथ हम लोग इस पूरे चीज को, इस पूरे टॉपिक को अब पढ़ रहे हैं। तो तुम्हें समझना सर, ये ईथर सोसाइटीज अभी भी हैं? कौन सी सोसाइटी बेटा? सर So in order to study how a wave is going to propagate in any medium, Fusion
certain theories which are now known as Huygens postulates for wave propagation. And what he is suggesting, let's try to understand in the form of this particular animation. So how Huygens is trying to illustrate how wave propagates in a medium, we will try to understand by considering a surface of a pond. As you just now noticed that on the surface of a pond there was a stone that was dropped, and the point where it hits the surface of the pond, that point came to be known as source of disturbance. Now, from the source of disturbance, the disturbance then starts traveling radially outward in all possible direction. बच्चों, तो हुआ क्या, यहाँ पर आपने जो चीजों को देखा है, जिन चीजों को आपने नोटिस किया, अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें कि एक स्टोन था जो इस जगह पे गिरा, अब स्टोन जहां पे गिरा उसको मैं सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस एस से डिनोट कर देता हूं, तो ये डिस्टरबेंस रेडियली आउटवर्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन में फैला। ये सरफेस ऑफ द पॉन्ड है, और इस सरफेस ऑफ द पॉन्ड पे आपने किया क्या, आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन को ड्रॉप करते ही दिस इज द पॉन्ड सरफेस, ओके, एक पॉन्ड का सरफेस है। द मोमेंट द स्टोन हिट्स दिस पॉन्ड सरफेस, एक डिस्टरबेंस बनता है, और ये डिस्टरबेंस हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने लग जाता है। तो ये जब डिस्टरबेंस हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, तो जो भी पॉइंट्स इस सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से एक सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है, मान लो एक सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है, कुछ r डिस्टेंस अपार्ट है, तो जितने भी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से जो भी पॉइंट्स r डिस्टेंस के अपार्ट पे सिचुएटेड हैं, वो सारे के सारे पॉइंट एक साथ क्या करेंगे, अब डिस्टर्ब होंगे। और जब ये सारे के सारे पॉइंट डिस्टर्ब होंगे और डिस्टर्ब होकर वो ऑसिलेट करेंगे अप एंड डाउन, तो तुम जब इन पॉइंट्स को जोड़ दोगे, ऐसे इन पॉइंट को जोड़ के एक सरफेस को तैयार कर दोगे, तो ये जो सरफेस तैयार हो जाएगा, ये सरफेस ऐसे पॉइंट्स के जोड़े से बन रहा है जो पॉइंट सेम कंडीशन ऑफ वाइब्रेशन में है, एक ही साथ उठ रहे हैं या एक ही साथ गिर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, वो पॉइंट जो कि एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, points vibrating at the same time, क्योंकि वो सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं, तो डिस्टरबेंस को, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से इस पॉइंट तक पहुंचने में एक ही समय लगा होगा, और वो सारे के सारे पॉइंट्स को एक साथ क्या करेगा, वाइब्रेट कराएगा, और जब मैं उनको जोड़कर एक सरफेस को तैयार करूंगा, तो वेव, तो ह्यूजेंस साहब ने इस चीज का नाम दिया वेव फ्रंट। तो ह्यूजेंस साहब कह रहे हैं कि भाई जो डिस्टरबेंस है, वो डिस्टरबेंस का प्रोपोगेशन किसी भी मीडियम में इन वेव फ्रंट्स के द्वारा होता है। सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक थ्योरी on which, or the basic terminology on which we are going to study the Huygens wave of propagation. So you can see this is a particular point which is situated at a certain distance r from the source of disturbance, and all these points are going to oscillate or are going to vibrate at the same time, since they are situated at the same distance from the center of disturbance or from the source of disturbance. And when I join those points which are vibrating at the same time, I get a shape. एक शेप बन रहा है ना बच्चों, जिसको मैंने सर्कल से दिखाया, इस शेप को नाम दिया ह्यूजेंस साहब ने वेव फ्रंट का। तो उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो इमेजिनेशन है कि भाई हमारा वेव कैसे प्रोपोगेट करता है, उसके लिए उन्होंने एक सरफेस ऑफ द पॉन्ड को कंसिडर किया, उस पे स्टोन गिराया, उस स्टोन के गिरने से सरफेस ऑफ द पॉन्ड डिस्टर्ब होता है, और वो डिस्टरबेंस रेडियली हर पॉसिबल डायरेक्शन में रेडियली बाहर की तरफ मूव करता है। इसलिए जो भी पॉइंट उस सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से एक इक्वल डिस्टेंस पे सिचुएटेड थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ या तो ऊपर जाते हैं या एक साथ नीचे आते हैं, यानी these points were in the same phase of vibration. So on joining these points which are in the same phase of vibration, Huygens gave a term of all these points which were in the same phase of vibration, and he called them as wave front. तो बच्चों, पहली चीज जो ह्यूजेंस साहब ने यहाँ पर पहला टर्म डिफाइन किया, वो टर्म डिफाइन किया उन्होंने वेव फ्रंट का। तो ये
वो पॉइंट थे जो कि सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में थे, और इसका नाम उन्होंने क्या रख छोड़ा है, इसका नाम उन्होंने नाम इसका वेव फ्रंट दे दिया। आ गई इतनी बात समझ में? So in order to understand how wave propagates according to Huygens concept, we need to understand the first very basic term, and that term was wavefront. And how has he defined the wavefront? This comes as the definition of the wavefront. So if somebody asks you define a wavefront, so how do you define the wavefront? It is the locus of all those points which are experiencing, yeah, which are having the same phase of vibration. Thus a wavefront is a surface of a constant phase. So बच्चों, what is a wavefront? It's a surface of a constant phase. तो और wavefront पे क्योंकि एक सरफेस ऑफ अ कांस्टेंट फेज है, तो वेवफ्रंट पे सिचुएटेड कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स on the same wavefront will always be 0. So this is the phase difference between any two points, phase difference between any two points which are situated on the same wave front. So please take care about the definition. ठीक बात है बच्चों, ये डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने एक चीज और एक्स्ट्रा बता दिया आपको यहाँ पर, वो था टर्म वेवफ्रंट की डेफिनेशन के साथ साथ फेज डिफरेंस क्या होगा किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो कि उसी वेवफ्रंट के ऊपर सिचुएटेड। यू शुड रिमेंबर दैट डेफिनेशन आल्सो। नाउ वेवफ्रंट को समझने के लिए हम लोग एक और एनिमेशन को रिव्यू करेंगे ताकि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसको भी ध्यान से समझिएगा कि हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड much more in depth about the wavefront. So let's try out that definition, that animation also. So if you notice over here, you will find that there are four different strings which are tied parallel to each other: AA dash, BB dash, CC dash, and DD dash. And what I'm going to do, I'm going to create a disturbances in all the four strings, and you can see now what I have done. I have created a disturbance on all the four strings at the same time, and these disturbances now, and these disturbances have got one specific point of our interest, that is the point of crest. Crest समझते हो बच्चों? क्रेस्ट वो पॉइंट है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है अपने मीन पोजीशन से। तो मैं किस डिस्टर्बेंस में इंटरेस्टेड हूं? मैं उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट में इंटरेस्टेड हूं जिसको आप का नाम दे रहे हैं क्रेस्ट का। तो 1, 2, 3 और 4 ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्ट्रिंग के ऊपर, जिनको आप क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। और अब मैं इन चारों पॉइंट को जोड़ रहा हूं, और इन चारों पॉइंट को जोड़कर बच्चों मैं क्या कर रहा हूं? एक सरफेस तैयार कर रहा हूं। कैन यू सी द सरफेस दैट वाज फॉर्म्ड एंड आई एम शेडिंग दैट सरफेस? कैन यू सी द सरफेस? ये मैंने एक सरफेस तैयार कर लिया बच्चों, और इसी सरफेस को, ये सरफेस जो मैंने तैयार किया, कैसे तैयार किया ये सरफेस? ये सरफेस मैंने तैयार किया बाय जॉइनिंग all the points which are in the same phase of vibration. Hence it is going to be referred by us as the surface of constant phase, that is the wavefront. So this becomes my wavefront. So this is how he has defined the wavefront. And according to Huygens, जो भी डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस बेसिकली इस वेवफ्रंट का आगे की तरफ प्रोसीड करना है। जब मैं कहता हूं कि डिस्टर्बेंस प्रोसीड कर रही है, डिस्टर्बेंस प्रोसीड करने का मतलब क्या है? कि ये जो वेवफ्रंट है, ये वेवफ्रंट आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ वेवफ्रंट। और यहां पर बच्चों जो वेवफ्रंट बनी है उसका शेप जो है तुम देख सकते हो, वो प्लेन शेप, प्लेन वेवफ्रंट है। तो ह्यूजेंस की जो थ्योरी है वो इसी तरह के वेवफ्रंट के प्रोपोगेशन के बेसिस पे है। ह्यूजेंस इसी वेवफ्रंट के प्रोपोगेशन से एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से वेव जो है या डिस्टर्बेंस जो है वो मीडियम में आगे की तरफ प्रोग्रेस करती है। अब मैं चाहूंगा इसी बात को वापस एक बार रिव्यू करो अपने ओरिजिनल वाले कॉन्सेप्ट से, जहां पर इन लोगों ने वेव को कैसे ट्रीट कर रखा है? वेव को ट्रीट कर रखा था एज द लाइट वेव को कैसे ट्रीट कर रखा था? एज द मीडियम इन विच
in which a disturbance is going to proceed. Yes, sir. Yes, sir. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस पूरे एनिमेशन में पॉन्ड को अपने इमेजिनेशन में ला रहे थे ना, पॉन्ड था, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस था। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा एनिमेशन में अपनी सोच में थोड़ा सा एनिमेशन के साथ चेंज करो। नो लॉन्गर थिंक इट एज अ सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, स्टार्ट थिंकिंग इट एज अ मीडियम ऑफ ईथर, जो उस समय का जो कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज अ मीडियम ऑफ ईथर, and in this medium of ether, when the stone falls, don't think it as a stone falling, just imagine a candle being ignited, a source of light being blown, और जहां से तुमने लाइट को ग्लो किया है, ये डिस्टरबेंस ईथर में क्रिएट कर रहा है बच्चों, और ये जो डिस्टरबेंस है ईथर में आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, और जैसे जैसे डिस्टरबेंस आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, तो ये मीडियम के पार्टिकल्स को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, यानी मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराती है। मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, हिलते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, और जब ये मीडियम का पार्टिकल ऊपर नीचे करता है, तो वो पॉइंट जो कि सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से बराबर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, अगर मैं उनको जोड़ देता हूं तो मुझे एक सरफेस बन जाता है, और उस सरफेस को ह्यूजन साहब ने नाम दे रखा है वेव फ्रंट का, और कह रहे हैं कि भाई ये जो वेव फ्रंट है, जब ये वेव फ्रंट आगे की तरफ प्रोग्रेस करती है, तो हमारा डिस्टरबेंस उसके साथ साथ उससे एसोसिएटेड एनर्जी भी आगे की तरफ प्रोग्रेस करती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ह्यूजन साहब ने अपने पोस्टुलेट्स को दिया है हमें। इज दैट क्लियर? Have you all understood the concept of wavefront, please? Yes, sir. Okay. Now what we are going to do, we will try to understand another term, and that term is ray. Okay. Now what was thought, how Huygens define ray? Let's try to understand. That is the statement. He said, an outward normal drawn. क्या कह रहा है? कोई भी आउटवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो किसे, वेव फ्रंट के, वो रे है। और रे होता क्या है? रे इज बेसिकली डिफाइंड एज द डायरेक्शन अलोंग व्हिच the energy propagates. So there are two things that you have to understand. First thing is, what is ray? Ray is the direction along which the energy is going to propagate. So energy is always going to propagate along the direction which is going to be called as ray, and wavefront are always going to be perpendicular to each other. So there are two things that one should understand at your stage. First, ray. What is ray? Ray is the direction along which the energy propagates. And what is the relationship between ray and the wavefront? A ray and the wavefront are always perpendicular to each other. These two terms or these two things associated with the rays are clear to all of you? अभी पिछले वीडियो में जहां पे मैंने स्ट्रिंग का डिस्कशन तुम लोगों के साथ किया था, तो वहां पे तुम्हें बताया था, जब मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया और जो पॉइंट सारे एक साथ एक जैसे फेज ऑफ डिस्टरबेंस से उनको जोड़ा, तो हमें एक वेव फ्रंट मिल गया, और इन्हीं वेव फ्रंट के प्रोपोगेशन से हमारा एनर्जी जो है वो ट्रैवल करता है। तो बच्चों देखो, ये वेव फ्रंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे तरफ प्रोपोगेट कर रहा है, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी जा रहा है ना। अगर मैं कोई वेव फ्रंट को कंसिडर कर लूं, अगर मैं जैसे ये वेव फ्रंट को कंसिडर कर लूं, so if you all consider this as a wave front, this is the wave front, तो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो कुछ भी है, वो डायरेक्शन है जिसके अलावा एनर्जी जो है वो आपकी प्रोपोगेट कर रही थी। इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गया आपका कुछ, और इस डायरेक्शन के अलोंग एनर्जी का प्रोपोगेशन हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन के अलोंग एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है उसी को आप रे कहते हैं। ये हो गया रे का डायरेक्शन, और रे और वेव फ्रंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। This is the most important part in the Huygens wave theory, that you need to understand that the wavefront and the rays are always going to be perpendicular to each other. Am I clear with this thing? Yes, sir. Yes, sir. So this is what is expressed in this particular diagram or in this particular video. You can see the direction along which
the wavefront is propagating, that direction in which wavefront is propagating is the direction along which energy is also traveling. और अगर तुम वेवफ्रंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को देखोगे तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ही रे का डायरेक्शन कहलाता है, इसलिए वेवफ्रंट और रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. I hope this is clear to all of you, and that is what we studied in the previous class. Yeah, these were the terms and terminology which was associated with the Huygens theory that you should need to know in order to understand the Huygens theory. Okay, so I believe all the terms are clearly understood by all of you, or if there is any doubt, please ask me presently. Okay. Now, there's another term, and that is known as phase speed. तो जिस स्पीड से वेवफ्रंट किसी भी एक मीडियम में आगे की तरफ प्रोपगेट करता है, उस स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? फेज स्पीड कहते हैं. तो बट जिस स्पीड से वेवफ्रंट आगे प्रोग्रेस करेगा उसको फेज स्पीड कहोगे. अब मॉडर्न फिजिक्स में मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले भी बोला था तुम लोगों से कि मॉडर्न फिजिक्स में देयर इज नथिंग लाइक ईथर. मॉडर्न फिजिक्स ने ईथर का एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दिया. तो अब ह्यूजन पोस्टुलेट और ह्यूजन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? इंस्टेड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ईथर. ईथर इज मच मोर टैंजिबल थिंग. तो ईथर अगर दिमाग में रखो वो भी रहेगा, लेकिन करेक्ट फिजिक्स को समझने के लिए हम लोग ईथर को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस कर दे रहे हैं. तो जब कोई भी लाइट का सोर्स आप लेते हो तो वो करता क्या है? इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक डिस्टरबेंस को क्रिएट करता है. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ether what the modern physics says that it has replaced the ether by the electromagnetic field, and then the disturbance in the electromagnetic field keeps on traveling in the forward direction. और जैसे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती जाती है, और यही डिस्टर्बेंस जब इवेंचुअली हमारी आंख तक पहुंचेगी तो वी वुड रियलाइज इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन ऑफ लाइट के फॉर्म में. तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आप अब फ्यूजन के वेव थ्योरी को पढ़ेंगे. आप चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज कर सकते हैं विजुअलाइज करने के लिए लाइट को, या आप चाहे तो जो उन लोगों के समय का बात था उसमें उन्होंने ईथर कहा था, आप ईथर को भी अज्यूम करके लाइट को डिस्टरबेंस इन द मीडियम ऑफ ईथर की तरह देख सकते हैं. सो दिस इज व्हाट यू शुड टेक केयर अबाउट व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट Huygens postulate. Now, depending upon different types of disturbances or source, you can have different types of wavefront associated with those sources of light. For example, if you have got a point source of light, तो बच्चों point source of light से जो वेवफ्रंट जनरेट होती है वो सर्कुलर या फिर स्फेरिकल वेवफ्रंट होती है. अगर तुम्हारे पास कोई लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, एक सीधा जैसे रॉड, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल रॉड टाइप की अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो उस सिलिंड्रिकल रॉड के सोर्स से जो वेवफ्रंट जनरेट होगा वो सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट होगा. और अगर कोई भी किसी भी शेप का कोई सोर्स ऑफ लाइट है लेकिन वो कहां पे प्लेस कर दिया गया है? इंफिनिटी पे प्लेस कर दिया गया है, तो उससे जो वेवफ्रंट जनरेट होगा वो हमेशा प्लेनर वेवफ्रंट होगा. नाउ यू मस्ट बी प्लेनर वेवफ्रंट. You must be able to state the type of wavefront generated from a different source, and at the same time you should understand if there is a point source of light to what type of wavefronts are going to be generated. Both things should be understood by all of you. So keep this thing into your mind whenever you are going to study. All these things, all these shapes are going to be very, very important now. अब इसके बेसिस पे ह्यूजन के 3 पोस्टुलेट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं जो ह्यूजन ने दिया है वेव के प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए. मैं पहले स्टेटमेंट आपके सामने रीड आउट कर देता हूं, ला देता हूं, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड. जो पहला स्टेटमेंट है वो ह्यूजन का कहता है, एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू नोट इट डाउन, क्योंकि जब आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो ये यहीं से बिगिन करता है कि स्टेट ह्यूजन्स पोस्टुलेट. ये तीनों स्टेटमेंट 1 मार्क्स के होते हैं, तो यू हैव टू बिगिन बाय स्टेटिंग these 3 postulates, and then they say and hence derive the laws of रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए और इनको समझना है, तभी आप प्रूव कर पाएंगे. तो पहला स्टेटमेंट क्या है ह्यूजन का? ही सेज दैट एवरी पॉइंट ऑफ द मीडियम, बच्चों कीवर्ड है एवरी पॉइंट. कहां का पॉइंट? ऑफ द मीडियम.
happens to be situated on the wavefront. ये पॉइंट कहां पर सिचुएट होने चाहिए? ये पॉइंट सिचुएटेड होने चाहिए ऑन द wavefront के ऊपर. So every point of the medium which happen to be situated on the wavefront would act as a source of secondary disturbance, would act as a source of secondary wavelets. तो हर पॉइंट जो कि wavefront के ऊपर situated है वो act करेगा as a source of secondary wavelets. That's the first thing that you need to understand. The second statement that follows over here is कि all these secondary wavelets, जो secondary wavelets develop होंगी, they would travel in the same speed provided they are traveling in the same medium. So all these wavelets travel out in all possible direction with the same speed as that of the original wavefront in that particular medium. अगर medium same है, अगर medium वही है, तो उसी मीडियम में सारे के सारे वेवलेट्स उसी स्पीड से चलेंगे जिस स्पीड से तुम्हारी ओरिजिनल वेव फ्रंट चल रही थी. ये स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है. और फॉलोइंग गोइंग अहेड विद द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, and he says in the last part of this statement that a forward touching envelope, so a surface which is touching all these secondary wavelets tangentially in the forward direction. So a forward tangentially touching envelope at any instant of time will give us the shape and the position of the new wavefront. मैं फिर से लिख देता हूं क्या कह रहा है. A forward tangentially touching, ठीक बात है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में tangentially touching a surface touching the secondary wavelets. कैसे, कहां पर? tangentially. बच्चों ये कीवर्ड्स हैं. अगर तुम चाहो तो इनको एक सिंपल स्टेटमेंट में कर सकते हो. फॉरवर्ड tangentially touching envelope on the secondary wavelets, on the secondary. तो इस इतनी चीज को थोड़ा शॉर्ट बना दिया. A forward tangentially touching envelope on the secondary wavelets gives the direction of the new wavefront and the shape of the new wavefront at that instant. तो ये तीनों स्टेटमेंट को मैं के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, so that will make you the entire thing much more clear. Okay, sir. So let's say at t is equals to 0 बच्चों, so this is the wavefront at t is equals to 0. Clear है? So this is the wavefront at t is equals to 0, and at this t is equals to 0 at the instant of this time you can see all these points. बच्चों ये points visible है आपको? ये point, ये point, ये point, ये point दिख रहे हैं सारे points? Can you all see these points please? So these are the points. Yes, sir. These are the points which are situated on the original wavefront. Now, what does the first statement of Huygens says? The first statement of the Huygens says every point situated on the wavefront. तो ये वो सारे points हैं बच्चों जो कि wavefront के ऊपर situated हैं. So all these points that are situated on the wavefront act as a source of secondary wavelets. So बच्चों ये points कैसे act करने वाले हैं? Source की तरह. किसके source की तरह? Source of secondary wavelets. Source of secondary wavelets. So all these points which are situated on the wavefront, on the original wavefront, all the points of the medium that happens to lie on, this is my original wavefront. Black color की line बच्चों क्या है? ये original wavefront है. So all the points which are situated on the original wavefront would act as a source of secondary wavelets. तो बच्चों ये points कैसे act करने वाले हैं? They would act as a source of secondary wavelets. So ये सारे के सारे points they will act as a source of secondary wavelets. So ये जो
येलो कलर की सर्किल लाइन है, ये सर्कुलर लाइंस क्या है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। तुम्हें याद होगा मैंने सोर्स और उनसे कंसर्न शेप्स ऑफ द वेव फ्रंट बताए थे। तो पॉइंट सोर्स से कैसे वेव फ्रंट चलते थे, पॉइंट सोर्स से हमेशा सर्कुलर वेव फ्रंट चलते थे। ये सर्कुलर वेव फ्रंट्स इस तरह से चलने लगे। क्लियर हो गई इतनी बात? नाउ तो ये वेव फ्रंट्स आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। किस स्पीड से ट्रैवल करते हैं बच्चों? ये वेव फ्रंट्स, ये वेवलेट जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स उसी स्पीड से चलती हैं जिस स्पीड से आपकी ओरिजिनल वेव फ्रंट चल रही है। यानी इन वेवलेट्स की स्पीड भी वही स्पीड है जिस स्पीड से तुम्हारी वेव फ्रंट चल रही। मान लो अगर वेव फ्रंट किसी स्पीड v से एयर में चल रही है तो ये वेवलेट्स भी v ही की स्पीड से चलेंगे और अपने सोर्स से ये t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, r इज इक्वल्स टू vt। तो ये हर वेवलेट उसी स्पीड से ट्रैवल कर रही होगी, किस स्पीड से, आर वी की स्पीड से, और टी टाइम में कुल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। तो आफ्टर टी सेकेंड्स सारी की सारी वेवलेट्स ने टी टाइम में कोई डिस्टेंस वीटी ट्रैवल कर लिया। ये था स्टेटमेंट नंबर 2। तो मैंने 2 स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन कर दिए। आगे बढ़ते हैं और तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, अ फॉरवर्ड टचिंग टेंजेंशियली टचिंग एनवेलप। तो देखो बच्चों, इन सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक टेंजेंशियली टचिंग एनवेलप को ड्रॉ किया। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो टेंजेंशियली टचिंग एनवेलप है, ये टेंजेंशियली टचिंग एनवेलप क्या करता है, ये देता है शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट। तो बच्चों ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो टेंजेंशियली टचिंग एनवेलप था, दिस विल गिव मी द शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट। तो ये एक नया वेव फ्रंट बन गया। तो दिस इज द शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट। क्लियर है बात? काइंडली रिस्पॉन्ड एवरीवन। सबको समझ Yes, sir. में आ गया? ओके, फिर से मैं बताता हूं। अब Yes, मान sir. लो कि ये एक वेव फ्रंट हो गया, दिस इज द न्यू वेव फ्रंट नाउ, ब्लैक वाली लाइन। अब इस ब्लैक वाली लाइन के ऊपर फिर से तुम्हारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मीडियम के हैं, लेकिन दे आर हैपनिंग they happen to be situated on the wavefront. Now these points which happens to be situated on the wavefront will act as a source of secondary wavelets. तो अब तुम देख सकते हो ये secondary wavelets फिर से जनरेट हो गई और इन सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर एक फॉरवर्ड टेंजेंशियली टचिंग एनवेलप मैंने ड्रॉ कर दिया। दैट गिव मी द शेप ऑफ द थर्ड वेव फ्रंट। अब इस थर्ड वेव फ्रंट के ऊपर भी मैंने और पॉइंट्स ले लिए मीडियम के, which are happens to be situated. Now these points will act as a source of another wavelets. Now on these wavelets, these wavelets are going to travel with the same speed as that of the original wavefront. Now when I'm going to draw tangentially touching envelope on these wavelets, I will get the shape and the पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। तो देखो हमारी ओरिजिनल वेव फ्रंट यहां पर थी और ये टी सेकंड्स पे यहां पर, टी1 सेकंड्स पे यहां पर, मान लो टी2 सेकंड्स पे यहां पर, ये टी3 सेकंड्स पे यहां पर। तो इस तरह से मुझे हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे अलग अलग जगहों पर वेव फ्रंट मिल गई ना। सो दिस इज हाउ अ डिस्टर्बेंस कीप्स ऑन ट्रैवलिंग इन अ मीडियम। दिस इज व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन given for the wave propagation in any medium. So this is what is how Huygens tried to explain कि वेव कैसे मीडियम में प्रोपोगेट करती है। वेव प्रोपोगेट करती विद द हेल्प ऑफ अ wave front. What are wave front? Wave front happens to be the shape, wave front happens to be the locus of all the points which were vibrating in the same phase. These wavefront travels with a speed which is called as phase speed. A direction perpendicular to the wavefront is the direction along which the energy is propagating, and the direction along which the energy is propagating is called as ray. Now, in order to explain the propagation of the wavefront, what is done? Huygens gave a 3-point postulate. He said every point situated on the wavefront would act as a source of secondary wavelets,
all these secondary wavelets would travel with the same speed as that of the original wavefront, and then a forward tangentially touching envelope will give us the position and the shape of the new wavefront. So this was what is known as Huygens postulates. I believe this much is clearly understood by all of you. Any confusion? Yes, sir.